हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास 7th में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हालांकि वहां पर केवल और केवल हमने पृथ्वी की जो अंदर की परतें हैं केवल उनके बारे में ही जाना था। आज के अध्याय में हम ये सब चीज़ें विस्तार में जानने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी की जो अंदरूनी संरचना है, अगर उसको आप कंपेयर करना चाहें तो उसको आप प्याज से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम प्याज को छीलते जाते हैं तो प्याज को छीलने पर क्या निकलता है, उसके अंदर कई सारी परतें हैं, कई सारी लेयर्स निकलती हैं। ठीक पृथ्वी के अंदर भी ऐसी परतें हैं। पृथ्वी की जो सबसे भारी परत है, जो पृथ्वी की सबसे आउटर लेयर है, उसको क्रस्ट या फिर परपटी कहा जाता है। यानी पृथ्वी की जो सबसे भारी परत है उसको क्रस्ट या फिर परपटी बोला जाता है। क्रस्ट के बाद फिर आपकी पृथ्वी की जो है मेंटल लेयर आ जाती है। क्रस्ट के बाद फिर आपका मेंटल है और मेंटल के अंदर जो है फिर कोर आ जाता है। तो ऐसे करके पृथ्वी में 3 मुख्य परतें पाई जाती हैं। देखिए, अब तक कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के अंदर खुदाई नहीं कर पाया है। कोई भी मशीन पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुंच पाई है। तो पृथ्वी के धरातल में जैसे जैसे हम गहराई पे बढ़ते जाते हैं तो गहराई पे बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती जाती है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति, ना ही कोई मशीन पृथ्वी के धरातल में अंदर गहराई तक पहुंच पाई है। कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा गहराई बढ़ने के साथ साथ जो पदार्थ का घनत्व है ये भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जो कुछ भी हमारी समझ है वो केवल अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में अब तक ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही कोई पहुंच पाएगा। पृथ्वी के धरातल का जो विन्यास है ये मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। यानी आप लोग पृथ्वी के धरातल पर जो आप स्थलाकृतियां देखते हैं, कहीं पर पर्वत देखते हैं, कहीं पहाड़ियां देखते हैं, पठार देखते हैं, मैदान देखते हैं, तो ये सब कैसे बने हैं? ये सब बने हैं भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं के जरिए। बहिर्जात और अंतर्जात जो प्रक्रियाएं हैं ये लगातार भूदृश्य को आकार देती हैं। देखिए, बहिर्जात प्रक्रियाओं में आपकी अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण ये सारी क्रियाएं आ जाती हैं। और अंतर्जात में आपके जो प्लेटों का संचलन है या फिर अन्य जो बल हैं जो कि अंदर से लगते हैं वो सब आ जाते हैं। तो ऐसे करके बहिर्जात और अंतर्जात जो प्रक्रिया हैं ये लगातार आपके भूदृश्य को आकार देते हैं। मानव जीवन जो है ये मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मानव जिस जगह पर निवास करता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ों में निवास कर रहा है तो वहाँ की जो पहाड़ी भूआकृति है वो मानव के जीवन पर प्रभाव डालती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहाड़ों पर ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। तो इसका मतलब क्या है, पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होंगे वो मोटे कपड़े पहनते होंगे। इसके अलावा पहाड़ों पर जीवन इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है विरल होता है। वहीं मैदानों की बात की जाए तो मैदानों में सब चीज़ आसानी से उपलब्ध होती है। तो मैदानों में जो बसावट होती है काफ़ी ज़्यादा सघन होती है। तो मानव जीवन जो है ये मुख्यतः अपनी भूआकृति से प्रभावित होता है। अब देखिए, यहाँ पर पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी के साधन बताए गए हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी के हम कौन कौन से साधन हैं जिनके जरिए हमें इसकी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये 6378 किलोमीटर है। देखिए, त्रिज्या के बारे में आपने मैथ में पढ़ा होगा। वृत्त की परिधि को इसके केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है, जो ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको त्रिज्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये 6378 किलोमीटर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, क्लास 7 की एनसीईआरटी में जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी लंबाई 6371 किलोमीटर बताई गई है, जबकि आपकी क्लास 11 की किताब में एक जगह पर लंबाई जो है 6370 किलोमीटर लिखी हुई है। वहीं क्लास 11 के डायग्राम में ये लंबाई जो है 6378 किलोमीटर लिखी हुई है। तो ऐसे में अगर अभ्यर्थी ये 3-3 जगह 3-3 अलग अलग आंकड़े देखेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। इनमें जो सही आंकड़ा है वो है 6378 किलोमीटर। ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं तो गहराई में बढ़ने के साथ साथ दबाव में, तापमान में वृद्धि होती जाती है। इसी वजह से कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर इसके कोर तक नहीं पहुंच पाया है। तो पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों की वजह से पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर पाना यह संभव नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जो अधिकतर जानकारी है वो परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। यानी हमारी जो कुछ जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वो हमारी परोक्ष रूप से प्राप्त जो भी अनुमान है उन पर आधारित है। कुछ भाग जो है प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर आधारित है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके जरिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष स्रोतों की बात की गई है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ जो है धरातली चट्टाने हैं।
अर्थात वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, तो उनके जरिए भी हमें पृथ्वी की अंदरूनी संरचना के बारे में समझ के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर बताया भी गया है कि अब तक जो पृथ्वी पर सबसे गहरी जो खदानें खोदी गई हैं वो मात्र 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं ये 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं, क्योंकि इससे अधिक गहराई पर जा पाना तापमान की वजह से असंभव है। इसलिए जो खानें हैं वो सबसे ज़्यादा गहरी दक्षिण अफ्रीका की खानें ही मानी जाती हैं। देखिए, खनन के अतिरिक्त जो संसार भर के वैज्ञानिक हैं ये 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम भी कर रहे हैं। इनमें पहली परियोजना जो है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना है, ये डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, और दूसरा इसमें जो है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना है। तो इन 2 परियोजनाओं पर ये लोग काम भी कर रहे हैं ताकि कैसे भी करके धरती के अंदर खुदाई करके धरती के अंदर की जो परतें हैं उनके बारे में सटीक जानकारी इन्हें प्राप्त हो जाए। आज तक सबसे गहरा जो प्रवेदन हुआ है, यानी आज तक पृथ्वी के धरातल में सबसे गहरी जो ड्रिलिंग हुई है वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है, और इससे आगे ये लोग जा ही नहीं पाए हैं और यहीं पर इन्हें ड्रिलिंग कार्य रोकना पड़ा है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा जो प्रवेदन है वो कहाँ पर किया गया है। ये आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में किया गया है। इसके अलावा हमें प्रत्यक्ष स्रोतों में ज्वालामुखी उद्गार भी आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त जो लावा है उससे हमें पृथ्वी की अंदरूनी संरचना को जानने में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। तो जो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा है ये प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। इसके बाद बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की, यानी इनडायरेक्ट सोर्सेस की। देखिए, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो पदार्थ हैं उनके गुणधर्म के विश्लेषण के आधार पर भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक जानकारी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वो उल्काएं हैं। उल्काओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, उल्काएं कभी जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो ये ग्रहों के ही टुकड़े हैं, और ये जो है ग्रहों के टुकड़े जो है अंतरिक्ष में बिखर गए थे। कई बार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से ये उल्काएं जो है धरती के अंदर के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। तो वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान घर्षण भी होता है, तो घर्षण से कुछ कुछ उल्काएं जो होती हैं ये वायुमंडल में ही जल के राख हो जाती हैं, जबकि कुछ बड़ी उल्काएं जो होती हैं ये पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये पिंड उसी पदार्थ से बने हुए हैं जिस पदार्थ से हमारा ग्रह बना हुआ है। तो इस आधार पर जो वैज्ञानिक हैं वो इन उल्काओं का अध्ययन करते हैं ताकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि ये वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह बना हुआ है। इसके अलावा अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है और भूकंप संबंधी क्रियाएं हैं। इनके जरिए भी हमें अंदरूनी संरचना को जानने में जानकारी मिलती है। देखिए, पृथ्वी के अगर धरातल पर बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, वो एक समान नहीं होती है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी पर ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसका क्या कारण है? इसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये है, आपको मैंने क्लास 6 में बताया था कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी एक भू आब के समान है। भू आब का मतलब क्या है? पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, बल्कि है अपने ध्रुवों पर चपटी हुई है और मध्य में यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहां पर थोड़ी सी उभरी हुई है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जो आपका ध्रुव है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पृथ्वी जो ध्रुवों पर चुपटी हुई है। चपटी होने की वजह से जो पृथ्वी के ध्रुव हैं वो पृथ्वी के केंद्र के नजदीक आ जाते हैं, जबकि पृथ्वी का जो बीच वाला पोर्शन है, जो विषुवत रेखा वाला पोर्शन है, वहां पर पृथ्वी जो है थोड़ी उभरी हुई है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जो विषुवत रेखा वाला या भूमध्य रेखा वाला पोर्शन है उसकी केंद्र से दूरी ज्यादा है, जबकि यहाँ पर जो आपका जो मतलब ध्रुव वाला पोर्शन है उसकी दूरी केंद्र से कम है। इसी वजह से ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसके अलावा देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान जो है पदार्थ के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। यानी कहीं कहीं पर अगर धरती के अंदर भारी मेटल्स हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होता है। इसके अलावा पृथ्वी के भीतर जो पदार्थों का असमान वितरण है ये भी गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर जो गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता है ये अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें पदार्थ का द्रव्यमान आ जाता है, इसके अलावा पदार्थों का असमान वितरण भी आ जाता है, और इस गुरुत्वीय विसंगति को या इस गुरुत्वीय भिन्नता को गुरुत्वीय विसंगति या ग्रेविटी एनोमली भी कहा जाता है। देखिए, गुरुत्व विसंगति हमें जो है भूप्रपटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। यानी इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कहाँ पर पदार्थ का वितरण असमान है, कौन कौन सा पदार्थ इस जगह पर है या नहीं है। इसके अलावा जो चुंबकीय सर्वेक्षण है ये भी हमें भूप्रपटी को जानने में जानकारी प्रदान करता है। यानी चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं भूकंप।
इन पृथ्वी की अंदरूनी संरचना को जानने का सबसे अप्रत्यक्ष स्रोत भूकंप है। साधारण भाषा में अगर भूकंप का अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब है पृथ्वी का कंपन। देखिए, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप में होता क्या है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको बताया भी था कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल जो है उसके नीचे प्लेटें हैं और वो प्लेटें लगातार गति कर रही हैं। कई बार क्या होता है, प्लेटों के जो किनारे होते हैं जो कि एक दूसरी प्लेट से जुड़े होते हैं, तो ये किनारे एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इनके टकराने से, दबाव के फलस्वरूप या दूर हटने से क्या होता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से जो है भूकंप आते हैं। तो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। प्राय भूकंप जो है ये भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है, यानी प्राय जो भ्रंश होते हैं यानी कि जो गैप्स होते हैं उनके किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है, और भूपरपट्टी की सेलों में जो गहन दरारें होती हैं वही भ्रंश होती हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी सेलें हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई भ्रंश है, गैप है, तो यहाँ पर दो सेल हैं, दो चट्टानें हैं, एक इनके ऊपर एक और चट्टान रखी हुई है। अब मान लीजिए क्या होता है, ये दो जो नीचे वाली चट्टान है ये सरक रही है। इनके दूर जाने से क्या होता है, जो बीच वाला स्थान खाली हो रहा होता है, ऊपर से जो चट्टान है वो दबाव लगा रही होती है, तो यहाँ से क्या होता है, एकदम ऊर्जा रिलीज होती है। उस ऊर्जा के रिलीज होने की वजह से क्या है, जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर तरंगें उत्पन्न होती है। वही तरंगें क्या भूकंप का रूप ले लेती हैं। तो वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है यह भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस बिंदु कहलाता है। इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका क्या है, ये उद्गम केंद्र है, यानी वह स्थान है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है और वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ऊर्जा तरंगें जो है अलग अलग दिशाओं में चलती हैं और ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, यानी कि ये ऊर्जा की जो तरंगें होती हैं अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं। और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है ये अधिकेंद्र कहलाता है। देखिए, यहां पर ये आपका उद्गम केंद्र है और उद्गम केंद्र के जस्ट ऊपर यहां पर आप देख पा रहे हो इसके समीपतम जो बिंदु है वो अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंप तरंगों को महसूस किया जाता है। देखिए, अधिकेंद्र ठीक एकदम उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, यानी एकदम 90 डिग्री के कोण पर होता है। जैसे यहां पर हम एग्जांपल दे रहे हैं, यानी मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका उद्गम केंद्र है, तो अधिकेंद्र बिल्कुल 90 डिग्री पर यहां पर होगा। देखिए, भूकंपीय तरंगें उनके बारे में चर्चा की गई है। तो यहां पर बताया गया है कि सभी प्राकृतिक भूकंप जो हैं ये आपके स्थलमंडल में ही आते हैं। और स्थलमंडल जो है पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई तक वाले जो भाग है इसको स्थलमंडल कहा जाता है। देखिए, अभी हम भूपरपट्टी के बारे में जानेंगे कि भूपरपट्टी, फिर मेंटल, फिर जो कोर है, तो इनमें से जो स्थलमंडल वाला पार्ट है वो कौन सा है। तो देखिए, जो आपकी भूपरपट्टी है और जो आपका ऊपरी मेंटल है, इसका कुछ भाग मिलकर जो है स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। तो स्थलमंडल जो है पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई तक वाले भाग को कहा जाता है। आप लोगों ने भूकंप मापी यंत्र या सीस्मोग्राफ का नाम सुना होगा। तो सीस्मोग्राफ जो है सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंपीय तरंगें हैं इनको रिकॉर्ड करता है, इनको अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगें जो है दो प्रकार की होती हैं। इनमें पहली तरंगें हैं भूगर्भिक तरंगें यानी बॉडी वेव्स। देखिए, भूगर्भिक तरंगें जो हैं ये उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान ये पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहली जो तरंग है वो है भूगर्भिक तरंग है। तो भूगर्भिक तरंगें कहाँ उत्पन्न होती हैं, ये उद्गम केंद्र के जैसे ऊर्जा रिलीज होती है वहीं पर ये पैदा होती हैं और अंदरूनी भाग से ये होकर ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। जो आपकी भूगर्भिक तरंगें हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, इन्हें पी तरंगें और एस तरंगें कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पी तरंगें। देखिए, पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं, यानी सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले यही तरंगें पहुंचती हैं। इसी वजह से इन्हें प्राथमिक तरंगें या फिर प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। देखिए, पी तरंगें जो हैं ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये पी तरंगें जो है अपने कणों के समानांतर ही ये गति करती हैं। तो ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये जो है गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं इनमें गति कर सकती हैं, इनमें गुजर सकती हैं। लेकिन इनका जो वेग है ये ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम तरल में होता है और गैस में सबसे कम होता है। यानी इनका वेग ठोस, तरल और गैस में क्रम से कम होता जाता है। देखिए, इनकी जो गति है ये सबसे तेज होती है। हालांकि जो इनकी तीव्रता है, ध्यान देना, गति और तीव्रता में अंतर है। गति का मतलब क्या है कि एकदम फास्ट कोई गति हो रही है और तीव्रता का मतलब क्या है कि नुकसान कितना कर रहे हैं, नुकसान इनसे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इनकी गति जो है सबसे तेज होती है जबकि तीव्रता इनकी जो है सबसे कम, यानी एस और एल से कम होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पी तरंगें जो है ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें हैं और अपने कणों के समानांतर दिशा में दबाव डालती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, सेलों में संकुचन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आप सेल हैं, जो आपके चट्टान है, इनमें संकुचन हो रहा है। पास चट्टानें आ गई, यहाँ पर सेलों में संकुचन हो रहा है। वहीं जो एस तरंगें हैं ये धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं। तो इसी वजह से इन्हें द्वितीयक तरंगें या फिर सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। और ये तरंगें जो है प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं।
इनकी गति जो है p से कम होती है, लेकिन जो L तरंगे हैं उनसे इनकी गति ज़्यादा होती है। इनकी जो तीव्रता है यानी इनकी जो इंटेंसिटी है वो p से अधिक होती है, जबकि इनकी इंटेंसिटी L से कम होती है। देखिए S तरंगों के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये केवल ठोस पदार्थों में ही गमन कर सकती हैं। तो जहां से ये तरंगें गुजरती हैं वहां पर ये गर्त या फिर उभार उत्पन्न करती हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके बाद भूगर्भिक तरंगों के बाद आ जाती हैं आपकी धरातली तरंगें यानी सरफेस वेव्स। देखिए भूगर्भिक तरंगें धरातली सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया करती हैं, जिससे कि नई तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन्हें धरातली तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें जो होती हैं धरातल के साथ साथ चलती हैं। इनको जो है लंबी अवधि की तरंगें यानी लॉन्ग टर्म वेव भी कहा जाता है। और सतह तरंगें भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, इन्हें एक तो लव तरंगें और दूसरा रेले तरंगें कहा जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डीप नहीं दिया गया है, ये सब चीज़ें मैंने बाहर से स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पर ऐड की हैं। आपकी एनसीईआरटी में केवल इतना बताया गया है कि धरातली तरंगें क्या होती हैं, वहाँ पर उनकी प्रकार के बारे में नहीं बताया गया है। ना ही लव तरंगों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई, ना ही रिले तरंगों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है, जबकि यूपीएससी एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लव वेव। देखिए लव वेव को एल तरंगें भी कहा जाता है और इनका नामकरण जो है वैज्ञानिक एडवर्ड हफलव के नाम पर किया गया है। इनकी गति जो है सबसे कम होती है, ध्यान देना, इनकी जो गति है ये सबसे कम होती है, पी से भी कम होती है। जो प्राइमरी वेव्स हैं उनसे भी कम गति इनकी होती है। और एल तरंगें जो होती है पृथ्वी की सतह पर पी और एस के पश्चात प्रकट होती है, क्योंकि इनकी गति सबसे ज्यादा कम है, पी से भी कम है। इसका मतलब क्या है, ये पी तरंगें और एस तरंगों के आने के बाद सबसे लास्ट में तरंगें ये पहुंचती हैं। लेकिन इनकी तीव्रता जो है यानी इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो आघात की तीव्रता है, ये पी और एस से ज्यादा होती है। इसी वजह से ये तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगें होती हैं। यानी ये धरातल पर आप लोग देखते हैं जो पूरी की पूरी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, इमारतें टूट जाती हैं, संरचनाएं बिखर जाती हैं, तो उनके पीछे यही तरंगें एल तरंगें उत्तरदायी होती हैं। और धरातली तरंगें चूंकि सबसे धीमी तरंगें होती हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंगें होती हैं, इसी वजह से सीस्मोग्राफ पर सबसे एंड में ये रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके बाद आ जाती हैं रिले तरंगें। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आपकी एल वेव्स हैं। तो एल वेव्स की वजह से जो ऊपर की धरातल की संरचनाएं हैं ये अस्त व्यस्त हो रही हैं, यहां पर आप देख भी पा रहे हैं ब्लॉक के माध्यम से। इसके बाद फिर आपकी रेले तरंगें हैं। देखिए रेले तरंगों में कणों का जो कंपन है ये तरंग की दिशा के अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार होता है। यानी कि कभी कभी इनका जो कंपन है इस प्रकार भी होगा, कभी इस प्रकार भी होगा। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के कंपन होने की वजह से इन तरंगों का जो मार्ग होता है ये दीर्घवृत्ताकार होता है। इनका जो मार्ग होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, इस तरह का मार्ग इनका होता है। तो ये आपकी रेले तरंगें हैं। देखिए अधिकांश जो प्रश्न जो हैं आपके लव तरंगों से ही पूछे जाते हैं, कभी कभी रेले तरंगों का भी जिक्र कर दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी पी तरंगें जब हमने आपको बताई तभी हमने आपको बताया था कि तरंगों का वेग जो है क्रम से ठोस, द्रव और गैस में कम होता जाता है। तो तरंगों का जो वेग है अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता की वजह से परावर्तन या आवर्तन भी होता है। देखिए परावर्तन से क्या होता है, परावर्तन से तरंगें जो होती हैं ये प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन की वजह से तरंगें जो होती हैं ये कई दिशाओं में चलती हैं। यानी जहां पर तरंगों का परावर्तन होगा वहां पर मतलब क्या है कि तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आएंगी, और जहां पर आवर्तन होगा उसका मतलब क्या होगा, तरंगें कई दिशाओं में चलने लगेंगी। अब देखिए यहां पर वही चीज बताई गई है भूकंपी तरंगों का संचरण, कि कैसे भूकंपी तरंगें जो है आपके धरातल पर प्रभाव डालती हैं, भूगर्भिक सेलों पर प्रभाव डालती हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि पी तरंगें जो है ध्वनि तरंगों के समान है। तो पी तरंगों से कंपन की जो दिशा है तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है, और ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं, क्योंकि इनकी दिशा कैसी है, इनकी दिशा जो समानांतर है, तरंगों की दिशा के समानांतर है। इसी वजह से ये संचरण गति की जो दिशा है उसी में ही पदार्थ पर दबाव डाल रही है। यानी मान लीजिए यहाँ से ये आपकी चट्टानों में ये इनका आगे बढ़ रही हैं, और इन्हीं चट्टानों में आगे बढ़ते हुए समानांतर दिशा में ही इन चट्टानों में ये दबाव डाल रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेलों में संकुचन या फिर फैलाव होता है। यानी इनके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन या फिर फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। बात करें एस तरंगों की, तो देखिए एस तरंगें जो प्रकाश तरंगों के समान है। तो एस तरंगें जो है ऊर्ध्वाधर तल में, देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आप जानते होंगे, इस तरह को जो है इसे क्षैतिज बोला जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, ठीक है। और वी यानी वी का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, लंबवत बोला जाता है। तो एस तरंगें जो है ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। देखिए यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये हिंदी के शब्द इनका अर्थ पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर क्या है, क्षैतिज क्या है ना, ये पता होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, लंबवत, आसान भाषा में इसको लंबवत कहा जा सकता है। तो एस तरंगें जो हैं ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। जैसा कि आप देख पाए तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा कर रही हैं।
तो इसी वजह से ये जिस प्रकार से गुजरती हैं वहां पर या तो उभार बनता है या फिर गर्त बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहीं कहीं पर यहाँ पर गर्त बन गया है, ये हिस्सा गर्त वाला हिस्सा है, ये हिस्सा उभार वाला हिस्सा है। इनमें सबसे लेट जो तरंगे हैं वो धरातली तरंगे हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन धरातली तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी समझी जाती हैं। अब देखिए, भूकंप के दौरान भी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगें दर्ज नहीं की जाती हैं, तो उन्हें भूकंप का छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप लेखी यंत्र पर कोई भी भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड नहीं की जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है भूकंपीय छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहा जाता है। हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सबसे ज्यादा भिन्न होता है। इसका रीजन ये है कि हर भूकंप की जो इंटेंसिटी है अलग अलग होती है। कुछ भूकंप जो है उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, कुछ भूकंपों की तीव्रता कम होती है। इसी आधार पर इनका छाया क्षेत्र भी जो है एक जैसा नहीं होता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 अंश के भीतर सभी स्थानों पर P और S दोनों ही तरंगें गति करती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर भूकंप का जो अधिकेंद्र है, यहाँ से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर जो P और S तरंगें हैं, ये दोनों तरंगें गति करती हैं। जबकि 105 अंश से लेकर 145 अंश के बीच दोनों प्रकार की तरंगों का अभाव होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 105 से लेकर 145 का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों प्रकार की जो तरंगें इनका अभाव होता है, इसलिए ये क्षेत्र जो है दोनों तरंगों के लिए छाया क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, यूपीएससी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भूकंपीय तरंगें उनका छाया क्षेत्र कहाँ तक होता है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग दर्ज नहीं की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 145 डिग्री के बाद जो आपकी पी तरंगें हैं ये पुनः प्रकट हो जाती हैं, जबकि एस तरंगें जो होती हैं ये लुप्त हो जाती हैं। यानी जो आपकी 145 डिग्री है उसके बाद आपकी जो पी तरंगें हैं, यानी आपकी जो पी तरंगें, ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र यहाँ दिखाया गया, तो पी तरंगें जो है 145 डिग्री के बाद यहाँ पर फिर से प्रकट हो गई हैं, जबकि जो एस तरंगें हैं 105 के बाद ही विलुप्त हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 145 के बाद जो पी तरंगें हैं ये पुनः प्रकट हो जाती हैं, जबकि एस तरंगें जो 105 के बाद विलुप्त हो जाती हैं। तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों की तुलना में अधिक विस्तृत है। यह भी कई बार पूछा गया है कि किन तरंगों का छाया क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है, तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है ये काफी ज्यादा विस्तृत है, काफी ज्यादा बड़ा है। अब देखिए, यहां पर भूकंपों के प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से यहां पर भूकंप है। सामान्यतः जो आपके विवर्तनिक भूकंप हैं यही अधिक आते हैं। विवर्तनिक का मतलब जब जो अंदरूनी पृथ्वी की जो सेलें हैं उनमें जब टकराव होता है, वो सेलें जब खिसकती हैं, तो उसके दौरान जो विवर्तनिक प्रक्रियाएं होती हैं तो वो विवर्तनिक भूकंप ज्यादा आते हैं। तो ये भूकंप जो है ये भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने की वजह से उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। विशिष्ट वर्ग का मतलब क्या है, कुछ कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जब आपकी जो विवर्तनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जब प्लेटें टकराती हैं तो प्लेटों के किनारों पर क्या है, ज्वालामुखी उद्गार होने लगते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार की वजह से जो भूकंप आते हैं उनको ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। और ये जो भूकंप होते हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा खनन कार्य करते हैं, हम अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा खनन करके जो वहां की धरातल है उसको बहुत ज्यादा बिल्कुल जो है पूला कर देते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो खनन कार्य की वजह से जो खान है, खान की जो ऊपरी छत होती है वो ढह जाती है। उसके ढहने की वजह से आसपास के क्षेत्र में हल्के से झटके महसूस किए जाते हैं। तो इसको जो है नियात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक भी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब आपके परमाणु विस्फोट किए जाते हैं, रासायनिक विस्फोट किए जाते हैं, उसकी वजह से भी भूमि में कंपन होता है। जैसे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जो परमाणु विस्फोट किया गया था 1998 पोखरण में, उस विस्फोट की वजह से जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र थे, यानी 25-30 किलोमीटर रेडियस का क्षेत्र था, वहां के घरों में दरारें आ गई थी। तो कई बार यही होता है कि परमाणु या रासायनिक विस्फोट की वजह से भूमि में कंपन होता है। तो ऐसे कंपनों की वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है। और इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, और बांध बनाने से क्या होता है, जमीन पर दबाव पड़ता है, वहां की जो धरातल की सेलें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से उन सेलों में जो है जो वहां की एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा के मुक्त होने से वहां आसपास के क्षेत्र में भूकंप आते हैं। तो कई बार ऐसा ही होता है कि बड़े जो बांध हैं उन बांध वाले क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, तो इन्हें जो है बांध जनित भूकंप कहा जाता है। आगे यहां पर भूकंप की माप बताई गई है कि भूकंपों को हम कैसे मापते हैं। देखिए, भूकंपीय घटनाओं का मापन जो है भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या फिर आघात की जो तीव्रता है इसके आधार पर किया जाता है। देखिए, भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल मानी जाती है, यानी भूकंप की जो तीव्रता है, कितनी तेजी से भूकंप आ रहा है, उसकी मापनी जो है रिक्टर स्केल को माना जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भूकंप की जो तीव्रता है ये भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होती है, और इस मापनी के अनुसार भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 0 से लेकर 10 के बीच में होती है। ये जो स्केल रिक्टर स्केल जो है वो 0 से लेकर 10 के बीच में होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये पूछा भी गया है। यहाँ पर मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उनके आगे इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूँ, इसके अलावा चीज़ों को मैंने हाईलाइट पहले ही कर दिया है। इसके अलावा आ जाती है आघात की तीव्रता या गहनता। आघात का मतलब होता है कितना नुकसान हुआ है। तो आघात की तीव्रता या गहनता को एक इटली के भूवैज्ञानिक थे मर्केली, इनके नाम पर इसे जाना जाता है, और यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि के दौरान निर्धारित की जाती है। यानी जो आपके भूकंप की झटके हैं उनकी वजह से कितनी जान माल को हानि हुई है उससे आघात की तीव्रता निकाली जाती है। इसकी गहनता जो है 1 से लेकर 12 के बीच में होती है। यहाँ पर ध्यान देना आपको ध्यान देना रिक्टर स्केल जो है 0 से लेकर 10 के बीच में होता है, जबकि आपका मर्केली स्केल जो है ये 1 से लेकर 12 के बीच में होता है। ये आपको याद रखना है। कई बार इसी में अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिक्टर स्केल पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है। रिक्टर स्केल पैमाना जो है 0 से लेकर 10 के बीच में होता है, और मर्केली स्केल जो है 1 से लेकर 12 तक होता है। आगे यहाँ पर भूकंप के प्रभाव बताए गए हैं कि भूकंप से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भूकंप के बारे में, भूकंप की पूर्वानुमान कर पाना, इसकी भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं है। अब तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जिससे कि हम भूकंप की भविष्यवाणी कर पाएं। तो भूकंप जो है अचानक से आते हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वैज्ञानिकों ने पहले से ही उन्हें चिन्हित कर दिया है कि ये क्षेत्र भूकंप संवेदनशील क्षेत्र हैं। जैसे कि आपकी हिमालय जोन है, यानी हिमालय, चूंकि हिमालय जो है एक नवीन संरचना है, तो हिमालय और हिमालय के आसपास वाले क्षेत्रों में अधिकतर भूकंप आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी वजह से हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंप आते हैं। तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर भूकंपीय आपदा से होने वाले कुछ प्रकोप बताए गए हैं, जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति। धरातलीय विसंगति का मतलब जो आपकी ग्रेविटी है उसमें विसंगति वगैरह आना, भूस्खलन, पहाड़ों वगैरह में भूस्खलन होता है, एकदम मलबा चलने लगता है, मृदा का लवड़, अत्यधिक दबाव की वजह से मृदा जो होती है लवड़ में कन्वर्ट हो जाती है, मृदा द्रवड़, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, यानी जो आपकी पहाड़ों की चोटियां वगैरह होती हैं जिन पर बर्फ जमी होती है तो उनमें हिमस्खलन होता है, धरातलीय विस्थापन हो जाता है, बांध या फिर तटबंध टूट जाते हैं जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। कई बार क्या होता है आग लग जाती है, इमारतें टूट जाती हैं, ढांचों का ध्वस्त होना होता है, वस्तुएं गिरती हैं। इसके अलावा सुनामी भी जनरेट होती है, यानी कि भूकंप से सुनामी भी पैदा होती है। तो यहाँ पर सुनामी के बारे में भी बताया गया है कि सुनामी कैसे आती है। देखिए सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधिस्थल पर हो, यानी सुनामी तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ पर हो, समुद्री अधिस्थल पर हो, और भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो, तभी सुनामी लहर आएगी। देखिए सुनामी जो है अपने आप में भूकंप नहीं है, सुनामी वास्तव में लहरें हैं, और ये लहरें जो है भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं और काफ़ी ज़्यादा विनाश मचाती हैं। यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम जो है अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सुनामी का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे सन 2004 में भारत में भयंकर सुनामी आई थी, जिसकी वजह से हमारे जो द्वीप समूह हैं पूरी तरह से डूब गए थे। आगे यहाँ पर भूकंप की आवृत्ति के बारे में चर्चा की गई है। देखिए भूकंप जो है पृथ्वी पर सभी जगह पर नहीं आते हैं, भूकंप केवल उन्हीं जगहों पर आते हैं जो क्षेत्र भ्रंश के समीप होते हैं, तो वहीं पर भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए जाते हैं। रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे भूकंप प्राय 1 या 2 साल में या 4-5 साल में एक बार आते हैं। हालांकि हल्के भूकंप, हल्के का मतलब थोड़ा बहुत जो विस्थापन होता है धरातल की परतों के बीच में, तो ऐसे में जो भूकंप उत्पन्न होते हैं ये भूकंप जो है हर मिनट पृथ्वी पर महसूस किए जाते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी की संरचना या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की गई है। देखिए जैसा कि हमने अध्याय की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। इसकी जो सबसे भारी परत है वह क्रस्ट या फिर परपटी के नाम से जानी जाती है, और क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे भारी लेयर है, और ये बहुत ज़्यादा भंगुर है। बहुत ज़्यादा भंगुर का मतलब क्या है, इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो आपकी परपटी है इसकी मोटाई महासागरों और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग है, यानी महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है लगभग 5 किलोमीटर के लगभग है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर बताई गई है, जबकि कुछ स्टैंडर्ड किताबों में महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है 33 या 35 किलोमीटर बताई गई है। तो वो भी गलत नहीं है, वो भी आंकड़ा सही है। इसके अलावा जो आपकी भूपरपटी है इसकी जो औसत मोटाई पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनके नीचे ज़्यादा है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी जो औसत मोटाई है ये लगभग 70 किलोमीटर तक है। देखिए भूपरपटी जो है पृथ्वी के समस्त आयतन का केवल 1% हिस्सा है। भूपरपटी को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
इसमें दो पार्ट हैं, एक तो इसकी सबसे ऊपरी परत है और दूसरा इसकी जो है निम्न परत है। इसकी जो सबसे ऊपरी परत है ये मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है और इस ऊपरी परत से जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। देखिए ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, इसी वजह से इसकी ऊपरी परत को या महाद्वीपीय परत को सियल नाम से भी जाना जाता है, इसको सियाल या सियल कहा जाता है। इसकी जो निम्न परत है, निम्न परत जो है बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है और इसके द्वारा जो आपकी महासागर सतह हैं उनका निर्माण हुआ है। इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसी वजह से इसको सीमा कहा जाता है। यानी महासागरीय सतह जो है पृथ्वी की उसको सीमा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। देखिए ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो महाद्वीपीय खंड है उसका निर्माण कैसी चट्टानों से हुआ है, उसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है और इन ग्रेनाइट चट्टानों में सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है। वहीं जो आपका महासागरीय सतह है इसका निर्माण जो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इनमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बीच में ही हम लोग असंबद्धता या आसंतत्य के बारे में भी पढ़ेंगे कि असंबद्धता या आसंतत्य होता क्या है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के भीतर 3 परतें हैं, एक तो क्रस्ट है, फिर आपका मेंटल आ जाता है, फिर आपका कोर आ जाता है। तो होता क्या है कि असंबद्धता आती कहाँ से है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका क्रस्ट वाला पोर्शन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये आपका मेंटल वाला पोर्शन है। यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल आपस में मिल रहे हैं। तो पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं या फिर 2 परतें एक साथ मिलती हैं, उसको असंबद्धता कहा जाता है। इसको असंबद्धता इसलिए कहा जाता है कि इस जगह से जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उसकी गति अचानक से बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को असंबद्धता या आसंतत्य क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि असंबद्धता का आशय ऐसे सतह से है जहां पर भूकंपीय तरंगों की गति जो है अचानक से परिवर्तित हो जाती है। इसी वजह से इसको असंबद्धता या फिर आसंतत्य कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी में जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 लेयर्स पाई जाती हैं और इन 3 लेयर्स में भी हर लेयर्स की अपनी अपनी 2 लेयर्स हैं। जैसे क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में एक तो अपर क्रस्ट आ जाता है, फिर लोअर क्रस्ट आ जाता है। मेंटल में भी एक अपर मेंटल वाला पार्ट है और दूसरा फिर लोअर मेंटल वाला पार्ट है। इसके अलावा कोर में भी आप देख पा रहे होंगे, एक अपर कोर वाला पार्ट है, दूसरा इनर कोर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉनराड असंबद्धता की। देखिए कॉनराड असंबद्धता जो है आपकी बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। मोह असंबद्धता जो है आपके आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेंटल के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपकी मोह डिसकंटिन्यूटी है जो कि आपकी आंतरिक क्रस्ट और बाह्य जो मेंटल है इसके बीच में पाई जाती है। रेपिटी असंबद्धता जो है आपकी ये बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच में पाई जाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है आपकी आंतरिक मेंटल और बाह्य कोर के बीच में पाई जाती है। लेहमैन असंबद्धता जो है ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में पाई जाती है। देखिए ये पोर्शन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये यूपीएससी परीक्षा में भी और पीसीएस परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इन असंबद्धताओं के बारे में कई बार पूछा गया है कि जो आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो आप बता देंगे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपरी क्रस्ट और जो निचली क्रस्ट है इनके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो इनके बीच में कॉनराड असंबद्धता पाई जाती है। अब देखिए इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आप आसानी से इनको याद कर पाएंगे और क्रम में याद कर पाएंगे। इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो आपका लिखा हुआ है ये, इसको आप अपने कॉपी पर कोमोरे गुले के नाम से लिख लीजिए। कोमोरे गुले, है ना। तो को का मतलब क्या होगा? कॉनराड। मो का मतलब होगा मोहोरोविक। रे का मतलब रेपेटी और गु से मतलब गुटेनबर्ग। लेह से मतलब लेहमैन। तो ऐसे करके अगर आप इसको याद रखेंगे एक नाम में कोमोरे गुले, तो आप इस क्रम को कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो कॉनराड है जो कि आपके अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। फिर आपका आ जाता है मोहो असंबद्धता या फिर मोहोरेविक इसको बोला जाता है। तो ये आपके आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेंटल के बीच में है। रेपेटी जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग जो है आपका ये लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में है। इसके अलावा लेहमैन जो है आपका अपर कोर और लोअर कोर के बीच में है। तो ये आपको क्रम याद रखना है और इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद पृथ्वी की जो दूसरी परत है वो मेंटल है। तो भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का जो भाग है ये मेंटल कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी भूपर्पटी यहाँ एंड हो जाती है और इसके नीचे का जो पार्ट है यहाँ से लेकर आप ये वाला जो पार्ट यहाँ तक आप देख रहे हैं ये आपका मेंटल वाला भाग है। ये वाला भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेंटल वाला भाग है। तो मेंटल कहाँ से स्टार्ट होता है? यह मोह आसंतत्य, ये जो मोह असंबद्धता है यहाँ से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मोह असंबद्धता का मतलब क्या है? जहां पर क्रस्ट और मेंटल मिल रही है
उस असंबद्धता को मोह आसन तत्व या मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये आरंभ होकर, यानी ये यहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जा रहा है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जा रहा है। देखिए मेंटल का जो ऊपरी वाला भाग है, मेंटल का जो ऊपर वाला भाग है, ये दुर्बलता मंडल या फिर इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। और एस्थेनो शब्द का मतलब होता है दुर्बलता। इसका विस्तार जो है 400 किलोमीटर तक है, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है इसका वो तरल अवस्था में है, तो इसी वजह से इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो धरती पर लावा बाहर निकल कर आता है, उस लावा का स्रोत जो है यही दुर्बलता मंडल है, यहीं से लावा निकलकर पृथ्वी पर बाहर आता है। भूपर्पट्टी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है ये मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। ध्यान देना, जो आपकी पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है और जो आपका ऊपरी मेंटल है, मेंटल में भी ये एस्थेनोस्फीयर का जो ऊपरी वाला भाग है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्थल मंडल बनाते हैं। और इसकी मोटाई जो है 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अगर हम बात करें निचले मेंटल की, तो निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने की बात तक है, और ये जो है ठोस अवस्था में है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका ऊपरी वाला जो मेंटल है वो तरल अवस्था में है, और ऊपरी मेंटल का विस्तार कितना है, 400 किलोमीटर तक है। इसके बाद वाला जो निचला मेंटल है वो ठोस अवस्था में है। दुर्बलता मंडल समाप्त यहां पर होता है, उसके बाद आपका ठोस मेंटल आ जाता है। पृथ्वी के आयतन का 84% भाग जो है ये आपका मेंटल में पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका क्रोड। देखिए भूकंपी तरंगों का जो वेग है, इसने पृथ्वी के क्रोड को जानने में बहुत ज्यादा सहायता की है। क्रोड और मेंटल की सीमा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपकी गुटेनबर्ग सीमा है, जैसा कि हमने बताया था, कॉनराड जो है आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोहो जो है आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। रेपेटी जो है आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। और लोअर मेंटल आपका लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच की जो सीमा है वो गुटेनबर्ग सीमा कही जाती है ना। तो क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। यहाँ से लेकर ये 6378 किलोमीटर तक ये आपका कोर पाया जाता है। बाह्य क्रोड देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे थे, हमारे मेंटल में भी हमने बात की थी, जो मेंटल का जो ऊपरी वाला मेंटल था वो तरल अवस्था में था, जबकि निचला मेंटल ठोस अवस्था में था। तो ठीक वही यहां पर भी है, कोर में भी जो आपका बाह्य क्रोड है ये तरल अवस्था में है, जबकि जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। क्रोड जो है आपका वो भारी पदार्थों से बना हुआ है, ये मुख्यतः निकेल और लोहे का बना हुआ है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है, या फिर इसको बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। यहां पर देखिए, जो आपका स्थल मंडल वाला पार्ट है इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है ना। और जो आपका जो यहां पर मेंटल वाला पार्ट है इसको मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। और जो आपका कोर वाला पार्ट है इसको बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो कई बार ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर ना पूछकर उसने दे दिया कि मेसोस्फीयर वाली जो आपकी लेयर है वो कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा मेंटल लेयर को मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि बेरिस्फीयर वाली लेयर कौन सी है, तो आप बता देंगे जो आपका क्रोड है उसको, या क्रोड या कोर है उसको बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने यहां पर ये नाम लिखे हैं। देखिए पृथ्वी के समस्त आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है। तो ऐसे करके 1% क्या है, 1% आपकी पृथ्वी के समस्त आयतन की परपटी है। 84% पृथ्वी के समस्त आयतन का जो आपका क्या है, मेंटल है। और 15% हिस्सा जो आपके समस्त पृथ्वी के आयतन का क्रोड के रूप में या कोर के रूप में है। अब इसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों की। देखिए ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी वह स्थान होता है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा, यह पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यहां पर ज्वालामुखी की संरचना को समझाया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये ज्वालामुखी की संरचना दी हुई है। यहां पर मेंटल की सबसे ऊपरी वाली जो दुर्बलता मंडल वाली परत है वो दिखाई गई है, एस्थेनोस्फीयर, जिसमें कि आपका तरल मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा कोष्ठ के रूप में। इसके बाद फिर आपकी भूपर्पट्टी है। फिर यहाँ पर एक नली दिखाई गई है, जिससे ये पदार्थ मैग्मा जो बाहर आ रहा है इसको निकास या फिर बेंट नली कहा जाता है। ऊपर जो क्रेटर यानी ज्वालामुखी का मुहाना है, यहाँ से गैसें वगैरह या तरल मैग्मा ये बाहर आ रहा है। देखिए मैग्मा जब धरातल पे पहुंच जाता है तो वो लावा कहलाता है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें कही गई हैं कि यदि यह सब पदार्थ जो है कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या फिर अभी भी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ जो है ये दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पे पहुंचता है। यानी जो आप तरल चट्टानी पदार्थ देख रहे हैं, मैग्मा जो बाहर आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर से निकलकर धरातल पर आ रहा है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है तो ये मैग्मा कहलाता है। यानी जब ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है, यानी कि दुर्बलता मंडल में होता है, तब वहां पर इसे मैग्मा कहा जाता है। जब ये पदार्थ जो है भूपटल के ऊपर धरातल पे पहुंच जाता है तब वहां पर इसको लावा कहा जाता है, जैसा कि हमने भी आपको बताया था। वह पदार्थ जो धरातल पे पहुंचता है उसमें लावा प्रभा, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और गैसें जैसे कि नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर यौगिक
और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन गैसें शामिल होती हैं। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को यहाँ पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सील्ड ज्वालामुखी की। देखिए, सील्ड ज्वालामुखी में बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी जो है सबसे ज्यादा विशाल होते हैं। जैसे कि हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं वो सील्ड प्रकार के ज्वालामुखी हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, मैंने आपकी एनसीईआरटी वाली इमेज यहाँ पर लगाई हुई है। ये ज्वालामुखी जो होते हैं मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं? तरल लावा के ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये ज्वालामुखी जो होते हैं बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा जो है उद्गार के समय बहुत ज्यादा तरल होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल जो है बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मंद ढाल इसीलिए होता है क्योंकि इनसे लावा जो है तरल अवस्था में बाहर आता रहता है। तो इसी वजह से इनका ढाल बहुत ज्यादा मंद होता है। यदि किसी तरह इनकी जो निकास है यानी इनकी जो नलिका है इसमें अगर पानी चला जाए तो ये ज्वालामुखी बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। अन्यथा कम विस्फोटक होना इस प्रकार के ज्वालामुखियों की विशेषता होती है। यानी सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं कम विस्फोटक होते हैं। कभी कभार इनकी नली में पानी चला जाए तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। इन ज्वालामुखियों में लावा जो है फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु, यानी आप देख पा रहे हैं एक कौन बन रहा है, निकास पर एक कौन इस तरह का शंकु एक बन रहा है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है, जो बाद में सिंडर शंकु के रूप में यहां पर बड़ा होकर विकसित हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपके मिश्रित ज्वालामुखी आ जाते हैं, यानी कंपोजिट वोल्केनोज सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। देखिए, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की भिक्षा अधिक ठंडे और श्यान, अधिक ठंडा का मतलब श्यान का मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। और ये ज्वालामुखी जो होते हैं काफी ज्यादा भीषण विस्फोटक होते हैं। देखिए, सील्ड ज्वालामुखी में बहुत तरल लावा निकलता था, जबकि जो आपके मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गाढ़ा या चिपचिपा लावा बाहर आता है। और ये जो ज्वालामुखी है क्योंकि इनमें से गाढ़ा या चिपचिपा लावा बाहर आ रहा है तो इसलिए बहुत ज्यादा ये विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं। इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडास्मी पदार्थ और राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ जो है निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाते हैं और इनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। अगला है आपका ज्वालामुखी कुंड, इसको कैल्डेरा भी कहा जाता है। देखिए, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी माने जाते हैं। जब भी इनमें विस्फोट होता है तब ये ज्वालामुखी ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय नीचे की तरफ धंस जाते हैं, यानी इनका जो वेंट होता है नीचे की तरफ धंस जाता है और धसे हुए विध्वंस गर्त को ही यहाँ पर ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह क्योंकि ज्वालामुखी कुंड जो होता है कैसे बनता है, ये इनके जो वेंट है वेंट के नीचे धंसने की वजह से बनता है। तो इसलिए इनका जो मैग्मा वाला भंडार है वो इनके बहुत करीब रहता है। यानी इन्हें लावा प्रदान करने वाले जो मैग्मा के भंडार हैं न केवल विशाल होते हैं बल्कि इनके बहुत ज्यादा पास स्थित होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपका कैल्डेरा वोल्केनो है। अगला है बेसाल्ट प्रभा क्षेत्र। देखिए, बेसाल्ट प्रभा क्षेत्र वाले जो ज्वालामुखी होते हैं ये अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो कि बहुत दूर तक फैल जाता है। कई बार ये अकेला प्रभा जो होता है सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। जैसे भारत का दक्कन ट्रैप जो है, तो भारत का दक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रभा लावा क्षेत्र से बना हुआ है जिस पर हमारा वर्तमान महाराष्ट्र पठार का अधिकतर भाग पाया जाता है। तो यह जो है बृहद बेसाल्ट लावा प्रभा क्षेत्र है और इससे यह निर्मित है। इसके बाद 5वें नंबर पर आपके आ जाते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। देखिए, इन ज्वालामुखियों का उद्गार जो है ये महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक पर्वत श्रृंखला है, एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और ये लगभग सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इसके जो बीच वाला भाग है, मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर लगातार ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ का जो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर लगातार ज्वालामुखी का उद्गार इसमें होता रहता है। अब देखिए, बात करते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियों की। तो अब तक तो हमने ज्वालामुखी से बनने वाली जो बहिर्वेदी स्थलाकृतियां थी, यानी ज्वालामुखी ने धरातल पे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाई वो तो हमने देख ली। सील्ड ज्वालामुखी देख लिया हमने, आपका बेसाल्ट प्रभा क्षेत्र देख लिया हमने, कैल्डेरा देख लिया, है ना। अब ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तरल मैग्मा है उससे जो धरातल पर या धरातल के अंदर ही जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर उन स्थलाकृतियों को अंतर्वेदी आकृतियां कहा जाता है। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से आग्नेय सेल बनती हैं, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में। जो आपका लावा होता है तो लावा के ठंडे होने से आपके आग्नेय सेल बनती हैं और लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे इनमें ज्वालामुखी सेल हैं और दूसरे पाताली सेल हैं। देखिए, जब लावा जो धरातल पे पहुंचकर ठंडा होता है तो ऐसे में जो चट्टानें बनती हैं उनको ज्वालामुखी सेल कहा जाता है। जब लावा जो धरातल के नीचे ठंडा हो जाए, धरातल पे पहुंच ही नहीं पाए, तो उसको पाताली सेल कहा जाता है। देखिए, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो उसमें जो आकृतियां बनती हैं, यानी पाताली सेलों के बीच में जो आकृतियां बनती हैं उनको
अंतर्वेदी आकृतियां कहा जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी स्थलाकृतियों को समझाया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पर जो आपकी बहिर्वेदी स्थलाकृतियां वो यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे मिश्रित ज्वालामुखी, सिंडर शंकु के बारे में, लावा पठार के बारे में बात की गई है यहाँ पर। इसके अलावा जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं जैसे महास्कंद है, स्कंद है, सिल है, लेकोलिथ है, फैकोलिथ है, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। अब तो सबसे पहले बात करते हैं बैथोलिथ के बारे में। अगर मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए और एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाए और बाद में ये आच्छादन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इसका ऊपरी पदार्थ हट जाए और ये धरातल में प्रकट हो जाए, तो ऐसी संरचनाएं जो हैं बैथोलिथ कही जाती हैं। और ये पिंड जो होते हैं ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ लगभग ये 40,000 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिमी कनाडा का कोस्ट रेंज प्रमुख बैथोलिथ संरचनाएं हैं। भारत में बात करें तो भारत में रांची के पठार पर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रांची बैथोलिथ कहा जाता है। मतलब क्या है बैथोलिथ का कि ये भी एक मैग्मा का बड़ा पिंड होता है, गुंबद के आकार का पिंड होता है, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है इसकी जो ऊपरी भूपर्पटी वाली परत है उसका आच्छादन हो जाता है। इसकी वजह से जो पिंड जो है सतह पर आ जाता है, धरातल पर प्रकट हो जाता है, तो इसे बैथोलिथ कहा जाता है। इसके बाद फिर आपका है लेकोलिथ और लेपोलिथ। देखिए ये सब बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको सीरियसली लेना है, मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहीं पर अभ्यर्थी कंफ्यूज होता है कि बैथोलिथ क्या है, लेकोलिथ क्या है, लेपोलिथ क्या है। सर ने तो पढ़ाया था, दिमाग से उतर गया, या फिर कभी कभी क्या होता है मिक्सअप हो जाता है। कहीं कहीं पर आप लेकोलिथ की जो विशेषताएं है वहां पर लेपोलिथ को ऐड कर देते हैं और लेपोलिथ में लेकोलिथ या बैथोलिथ को ऐड कर देते हैं, क्योंकि नाम जो है सिमिलर है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको अच्छे से स्पष्ट कर लेना है, क्लियर कर लेना है। मैंने यहाँ पर डायग्राम इसलिए लगाए हैं ताकि चीजें लंबे समय तक आपके माइंड में रहें। देखिए लेकोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा सतह को बिना तोड़े सतह के अंदर ही गुंबद के रूप में जम जाए तो उस संरचना को लेकोलिथ कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर तरल मैग्मा जो है एक गुंबद के रूप में सतह के अंदर ही जम गया है और ये जो है ये संरचना लेकोलिथ कहलाती है। यदि ये जो मैग्मा है उल्टे गुंबद के रूप में जम जाता है तो वो लेपोलिथ कहलाता है। ये अगर मैग्मा जो है उल्टे गुंबद के रूप में इस तरह से जम जाए इसको लेपोलिथ कहा जाता है। देखिए लेकोलिथ गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने हैं। अंतर्वेदी का मतलब अंदर बनने वाली चट्टाने हैं जिनका तल तो समतल होता है। इनका तल आप देख पा रहे हैं, तल कैसा समतल है और एक पाइप रूपी वाहक नली से ये नीचे मैग्मा भंडारों से जुड़ा होता है। यहाँ पे उदाहरण भी बताए गए हैं। कर्नाटक के पठार में गिरनाइट चट्टानों की बनी लेकोलिथ ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। लेकोलिथ जो होते हैं उत्तल ढाल वाले होते हैं। उत्तल का मतलब क्या है, इनका जो बीच वाला भाग है उठा हुआ होता है, तो उत्तल ढाल वाले होते हैं। जबकि जो लेपोलिथ होते हैं ये अवतल ढाल वाले होते हैं। अवतल का मतलब क्या है, इनका बीच वाला भाग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पतला है, तो ये साइड से यहाँ पर मोटे हो जा रहे हैं, तो ये अवतल ढाल वाले होते हैं। तो लेकोलिथ उत्तल ढाल वाले, जबकि लेपोलिथ अवतल ढाल वाले आकृतिक रूप में लावा का जमाव होता है। देखिए लेकोलिथ जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप होता है और ये उद्भेदन की प्रक्रिया में सतह के आने से पहले ही सतह के नीचे गुंबदाकार रूप में जम जाते हैं और देखने पर छतरी के समान यानी छाते के समान प्रतीत होता है। लेपोलिथ को हम उल्टे गुंबद के रूप में जमने की वजह से इसको तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेकोलिथ तो यहाँ पर एक छतरी नुमा आकार इसका विकसित हो गया अंदर जमने की वजह से। वहीं आपका जो लेपोलिथ है ये एक तस्तरी के रूप में विकसित हो गया, क्योंकि उल्टा गुंबद जमा है तो तस्तरी के रूप में यहाँ पर विकसित हो गया। तो आपको यहाँ विशेषताएं याद रखनी है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर आप अंतर कर पाएंगे। ट्रांसवाल जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, तो ट्रांसवाल में 480 किलोमीटर लंबा लेपोलिथ पाया जाता है। ये लेपोलिथ का यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसके बाद बात की गई है फैकोलिथ और सिल की। देखिए ध्यान देना है यहाँ पर बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, इसके अलावा फैकोलिथ आ जाएगा। इन सबको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है, और कई बार अभ्यर्थी इस प्रश्न को गलत भी करके आते हैं। तो आपको कम से कम 2 से 3 बार इसे पढ़ना है, रिवीजन करना है, डायग्राम को बार बार देखना है ताकि चीजें आपके माइंड में बैठ जाएं। तो फैकोलिथ और सिल क्या होते हैं? देखिए जब मैग्मा सतह के नीचे स्त्रंग का मतलब होता है उभार, ठीक है, या गर्त के रूप में क्षैतिज रूप में जम जाता है तो जो संरचना निर्मित होती है उसको फैकोलिथ कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब जो मैग्मा है, तरल मैग्मा, ये क्षैतिज रूप में, क्षैतिज का मतलब इस तरह से क्षैतिज रूप में, स्त्रंग के रूप में, उभार के रूप में, गर्त के रूप में ये जम जाता है तो जो संरचना बनती है उसको फैकोलिथ कहा जाता है। फैकोलिथ अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अवनति के तल में लावा का जमाव है। अपनति का मतलब क्या है, जो उभारदार संरचना इस तरह की संरचना जो होता है उसको अपनति कहा जाता है। यानी जो ये वाला हिस्सा है इसको एंटीक्लाइन बोला जाएगा। ये जो हिस्सा है इसको एंटीक्लाइन कहा जाएगा, अपनति हिस्सा बोला जाएगा। और जो आपका निचला ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इसको सिंक्लाइन बोला जाता है, इनको अविनति बोला जाता है। तो यहाँ पर जो लावा जम रहा है इसको
अभिनति बोला जाएगा, ठीक है। और जो उभार पर जो आपका जो सुरंग है यानी उभार है, यहाँ पर जो लावा जम रहा है इसको अपनति के ऊपर जमाव बोला जाएगा। तो ये जो है परतदार या लहरदार चट्टानें एक निश्चित भाग नली से, ये भी मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आपने फेकोलिथ देख लिया। इसके बाद बात करते हैं हम सिल की। देखिए अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या फिर सीट कहलाता है और जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जो जमाव होते हैं उनको सीट कहा जाता है और घने मोटाई वाले जो जमाव होते हैं उनको सिल कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर सिल के बारे में देख लिया, सिल या सीट क्या होती है वो भी आपने देख लिया कि जब आग्नेय चट्टानों का एक क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडी हो जाती है तो वहां पर ये सिल या सीट बनाती है। अगर इनकी मोटाई कम है तो ये सीट है और इनकी मोटाई ज्यादा है तो ये सिल है। इसके बाद फिर आपका डाइक। देखिए जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है और यही संरचना जो है डाइक कहलाती है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो लावा जो है इसका प्रवाह दरारों में हुआ है और धरातल के लगभग समकोण पर हुआ है और ऐसी अवस्था में एकदम ठंडा हो गया तो यहां पर दीवार जैसी संरचना बन गई है। तो ये दीवार जैसी संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में ये आकृति जो बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक जो है उद्गार की भाग समझी जाती है। ये डाइक से ही वहां पर उद्गार हुआ है, ऐसा डाइक को उद्गार समझा जाता है, उद्गार का भाग समझा जाता है। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस सीरीज से संबंधित नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस अध्याय का जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है उसका लिंक भी मैंने प्लेलिस्ट का यहाँ पर दे दिया है। आप उस पर क्लिक कर आपने जो कुछ भी इस अध्याय से सीखा है उस अभ्यास प्रश्नों वाली वीडियो पर जाकर वहां पर अपने ज्ञान को परख सकते हैं कि आपने कितना सीखा है और आपको कितना याद रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।